नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और 2 अक्टूबर के बाद जब 3 अक्टूबर को बाजार खुले तो अंदाज़ा था कि जिस तरीके से गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुई है, ख़ासतौर से युद्ध को लेकर के इजराइल और ईरान के बीच, और इन सब के बीच में जो एफएनडो को लेकर के सेबी की तरफ से गाइडलाइन आई है, ये दो मिलकर के बाजार को नीचे खींचेंगे। लेकिन शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद बाजार इन झटकों से उबर जाएगा, और उसके बाद हमने 25,639 ये आज का इंट्राडे हाई देखा, लेकिन स्थितियां संभलती हुई दिखी नहीं। और उसके बाद से पिछले आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर बाजार में तेज गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी है। 25,368 ये इंट्राडे लो अभी थोड़ी देर पहले बना है। 25,372 ये फिलहाल मौजूदा स्तर है, यानी कि बाजार दिन के निचले स्तर पे बिल्कुल इस समय कामकाज करता हुआ। 424 अंक की गिरावट इस समय अकेले निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की क्या ही बात करें, 2000 से ज़्यादा शेयर ऐसे हैं N80 पर जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, और महज 650 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। राहत की सांस कहाँ से मिल रही है? राहत की सांस मिल रही है थोड़ी बहुत मेटल के अंदर। मेटल के अंदर JSW स्टील और टाटा स्टील अभी भी हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कच्चे तेल में उबाल देखने को मिला है, हम देख रहे हैं कि IOC, BPCL, HPCL में दबाव देखने को मिल रहा है। उससे जुड़ी हुई जो कंपनियां एशियन पेंट है NSE का हिस्सा, उसमें 3.5% का दबाव देखने को मिल रहा है। आयशर मोटर्स जो है 3.25% से ज़्यादा टूट कर कामकाज कर रहा है। ये गिरावट क्या ज़्यादा गंभीर बन सकती है? इस गिरावट में अभी बाजार कहाँ तक जाएगा? ये गिरावट क्या खरीदारी का मौका हो सकती है? इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, और सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान अंशुल जैन जी को। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस महत्वपूर्ण दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जब एक तरीके से बाजार के अंदर पैनिक जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपसे चर्चा आज के बाजार पर टिप्पणी शुरू करें तो 2 सवाल एक साथ रहेंगे, एक तो बाजार को लेकर के, और दूसरा पहला महत्वपूर्ण सवाल जो सेबी ने बदलाव किए हैं। स्क्रीन पर लेकर के आइए, जरा ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं। आशंका थी इस बात की कि सेबी लगातार इस तरीके से इंडिकेशन पिछले कई दिनों से दे रहा था कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो जो है पैसे गंवा रहे हैं। नियम सख्त हुए हैं, सेबी ने ऑप्शन प्रीमियम के पर जो है सख्ती अपनी जो है बढ़ाई है। बायर को ऑप्शन प्रीमियम अपफ्रंट जो है अब देना होगा, यानी कि अब तक जो आपका ब्रोकर से आपको लिबर्टी मिल जाती थी वो अब नहीं मिलेगी। अपफ्रंट प्रीमियम देने से इंट्राडे ट्रेड में जो है वो कटौती संभव होगी। अपफ्रंट प्रीमियम नियम जो है फरवरी 2025 से ये नियम जो है वो लागू होंगे। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि बहुत जो है इस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात 15 लाख रुपए का जो है इंडेक्स डेरिवेटिव का जो मिनिमम साइज़ होगा वो 15 लाख रुपए हो जाएगा। मौजूदा इंडेक्स डेरिवेटिव का साइज़ 6 से 10 लाख रुपए के बीच में है, जो कि अब करीब करीब सीधे सीधे मिनिमम साइज़ पे देखें तो 8 से 9 लाख, मैक्सिमम साइज़ पे देखें तो 5 लाख रुपए जो है वो बढ़ा दिया गया है। वीकली इंडेक्स एक्सपायरी सिर्फ एक बेंचमार्क इंडेक्स पर हुई हो पाएगी, तो वो अब BSE NSE को जो है आपस में मिल करके देखना होगा। वैसा नहीं होगा कि अलग अलग समय पे आप कर पाए। नए नियम ये जो बदलाव के हैं वो 20 नवंबर से लागू होंगे। तो ये तमाम बदलाव जो है वो वायदा बाजार को लेकर के किए गए हैं। अब बता दें कि आप 3 से 4 गुना जो है बोझ जो है जो लगातार ट्रेडर कर रहे हैं उन पर असर पड़ेगा। संभावित असर की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से जो प्रीमियम में सख्ती की गई है। 1 से 2 गुना, जहाँ 1.5 से 2 गुना के आसपास ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, जो कि 15 लाख मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हुआ करता था, का निर्णय हुआ है। एक वीकली इंडेक्स एक्सपायरी, इससे जो है अब एक्सचेंज के आपको चुनाव करने होंगे। ऐसा नहीं कि BSE NSE किसी को भी चुन ले, अब एक एक्सचेंज का चुनाव आपको करना पड़ेगा। निगरानी बढ़ाई जाएगी, उल्लंघन करने पर इसका असर ये होगा कि आप पर जुर्माना लगेगा, और एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मार्जिन की वजह से आपको अब इंट्राडे वॉल्यूम में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। ये तमाम वो बातें हैं महत्वपूर्ण। ये सर, आप चूँकि खुद ब्रोकर कम्युनिटी से हैं, आपके अंदर बहुत सारे क्लाइंट के भी सवाल आए होंगे, बहुत लोग पैनिक भी कर रहे हैं। आप इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं, और आज की गिरावट का श्रेय कितना इस बदलाव को दे रहे हैं, और कितना जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम घटा है, युद्ध की जो स्थिति है उसको दे रहे हैं, और बाजार पर आपकी टिप्पणी? देखिए, आज के बाजार की गिरावट ज्यादातर आप मान के चलिए कि ये इंटरनेशनल प्रेशर जो वॉर का आ रहा है उसकी वजह से, सेबी के बदलाव की वजह से नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी समय से बात चल रही थी तो फैक्टर्ड इन था कि ये चीज हो सकती है और हो गई है। अब देखिए, मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ। मैं बहुत मतलब मैं जागन यूज नहीं करता हूँ, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ।
शेयर बाजार में किसी भी व्यक्ति को क्या चीज लेके आती है? शेयर बाजार में आदमी को उम्मीद लेके आती है कि मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा और फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करूंगा। तो आपके कोई भी नियम उस उम्मीद को नहीं छीन सकते हैं। तो इन्वेस्टर वैसे के वैसे आते रहेंगे। ये चीज होगी कि थोड़ी सी जो सट्टा प्रवृत्ति है ये थोड़ी सी कम होगी, कुछ लोग उससे बाहर हो जाएंगे। बट जब तक ये उम्मीद बनी हुई है कि हम इस बाजार, और यही एक बाजार है जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको आराम से अटेन करके दे सकता है एक छोटे साइज के बजट में। तो ट्रेडर इन्वेस्टर बाजार में आते रहेंगे और पैसा बनता रहेगा। अब जहां तक हम कैसे देख रहे हैं ब्रोकर के तौर पे इसको, देखिए विपुल जी, जब सेबी ने पूरी तरीके से मार्जिन मैंडेटरी की थी कि जितना मार्जिन एक्सचेंज लगाता है उतना ब्रोकर को अपफ्रंट लेना जरूरी है फ्यूचर्स पोजीशन कराते समय, तो तब हमारा थोड़ा सा टर्नओवर डाउन हुआ था। और उसी समय हमने ये डिसाइड किया था कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन पे फोकस कम करके शॉर्ट टर्म डिलीवरी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो अगर केवल प्रीवियस क्वार्टर की बात करें जो अभी 30 सितंबर को खत्म हुआ है, 550 शॉर्ट टर्म डिलीवरी कॉल दी है, जहाँ पे 3 से 5 दिन में 8 से 10% की मूव आती है। अब इससे फायदा ये होता है कि जिसके पास 25-50 हजार रुपए या 1 लाख रुपए का अकाउंट है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाएगा तो वो अपनी कैपिटल को 1-1.5 महीने में खत्म कर लेगा। लेकिन छोटे जो निवेशक हैं जिनको रिस्क भी कम लेनी है और थोड़ा सा प्रॉफिट मार्केट के अगेंस्ट अच्छा निकालना है, उनके लिए शॉर्ट टर्म डिलीवरी काफी फायदेमंद हो जाती है। रेवेन्यू के तौर पे हमको भी अच्छी रेवेन्यू मिल जाती है, उनको कम रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट बन जाती है। तो हम काफी समय से ऑलमोस्ट प्री पोस्ट कोविड हम फ्यूचर एंड ऑप्शन पे बहुत कम फोकस कर रहे हैं एज ए ब्रोकर। हमारा पूरा फोकस शॉर्ट टर्म डिलीवरी पे है कि 3 से 5 दिन कोई क्लाइंट अगर पोजीशन होल्ड कर रहा है तो उसको 8 से 10% रिटर्न बन जाए। तो हम अभी भी उसी तरफ ज्यादा फोकस्ड है। ठीक सर। तो ये बात तो रही जो है वायदा बाजार को लेकर के, लेकिन बाजार में जो गिरावट है आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों का दबाव ज़्यादा है, लेकिन ये दबाव कितना बढ़ सकता है बाजार पे, अभी आपकी पोजीशन है क्या सर? देखिए लास्ट वीक और उसके पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि अगर आप लेवल्स पे देखेंगे तो आपको बहुत पिक्चर क्लियर नहीं मिलेगी। आपको डेटा के द्वारा इसको देखना होगा। इंटरनल्स जैसे हम ईसीजी करके अंदर शरीर के अंदर जानते हैं, तो डेटा आपको बताता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। एफआईआई प्रीवियस तो पीक आउट हुए थे 5,90,000 कॉन्ट्रैक्ट पे। हम 2 हफ्ते से 20 सितंबर के बाद से नेट पोजीशन पे देखें तो 5,67,68,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े थे। तो मैं बार बार बोला था ऊपर जाने की जगह कम है, नीचे आने के लिए जगह ज्यादा है। अब देखिए वहां से 200 250 पॉइंट ऊपर गए और एक झटके में 700 पॉइंट हाई से निफ्टी नीचे आ गई है। अभी भी ये 700 पॉइंट गिरने के बाद भी डेटा एक्सट्रीम ओवरबॉट से हल्का सा नीचे आया है। न्यूट्रल आते आते अभी भी 3-3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई के जब स्क्वायर अप होंगे ऑन द लॉन्ग साइड तब डेटा न्यूट्रल आएगा। और अगर ये 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर होते हैं अगले 1 से 1.5 हफ्ते में, तो आप मान के चलिए कि इंडेक्स पे कहीं भी हम 25,000 की रेंज टेस्ट करते हुए दिखेंगे। वहां आके पहली लेग ऑफ डाउन मूव तेजी से आती है, पोजीशन कम घटती है। लास्ट लेग में पोजीशन ज्यादा घटती है और फॉल कम आती है। तो इनिशियल नी जग रिएक्शन 700 पॉइंट का निकल चुका है। अब धीरे धीरे करके हम 25,000 की रेंज टेस्ट करेंगे और वो रेंज टेस्ट होते होते डेटा जो है न्यूट्रल आ जाएगा और वहां से वापस अपसाइड की जगह काफी बन जाएगी, डाउनसाइड के लिए जगह कम रह जाएगी। और जब डेटा ओवरबॉट होता है तो आप सपोर्ट्स, मतलब बार बार चार्ट पे कोई स्विंग लो पे सपोर्ट ड्रॉ करने की जगह ये मान के चलिए कि जब एफआईआई अपनी पोजीशन स्क्वायर करती है कोई सपोर्ट काम नहीं आता है, सब स्लाइस थ्रू होते जाते हैं। 25,800 के साथ वही हुआ, 25,650 के साथ वही हुआ। अब लास्ट सपोर्ट जो बचा है 25,280 का बचा है, मुझे लगता नहीं है कि वो बचेगा। वहां से एक बार बाउंस जरूर कर सकते हैं 100-125 पॉइंट का, बट इवेंचुअली उसको तोड़ते हुए हम 25,100 तक आएंगे। चलिए, तो ये स्थिति यहाँ पर जो है बाजार के लिए लेकर के निकल करके आ रही है, लेकिन इस दबाव को के बाजार में सर बहुत लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं और सवालों की झड़ी हमारे पास लगी है और अभी हमने एक भी सवाल नहीं लिया है और करीब करीब 800 के आसपास दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पर। और तमाम आप लोगों से निवेदन है कि इस गिरते हुए बाज़ार में अगर आपके मन में कोई आशंका दुविधा है तो अपने सवाल हमें लगातार भेजते रहिए। और हमारे फेसबुक पर भी सवाल आ रहे हैं, हमारे ऐप पर भी सवाल आ रहे हैं और इस जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, दोस्तों, परिवार लोगों के साथ आप इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम के लोग हिस्सा बन सकें और जो मिस इन्फॉर्मेशन इस पैनिक को लेकर के देखने को मिल रही है उससे लोग बच सकें। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और ज़रा कुछ एक टिप्पणी पढ़ लेते हैं पहले ज़रा जो आई हुई है आज के कार्यक्रम को लेकर के। स्टार रेसिपी के नाम से हमारे एक दर्शक है, कह रहे हैं कि माय ऑल टाइम फेवरेट अंशुल सर। एक टिप्पणी आई है किरण जी की, कह रहे हैं थैंक गॉड अंशुल सर इज़ कमिंग फॉर 1 PM शो टुडे, ओनली ही कैन टेल क्या करना चाहिए अभी। तो सर ये देख लीजिए, आपकी फ़ैन फॉलोइंग का असर है
कि अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोग जो है आपके बारे में काफ़ी सारी पॉजिटिव टिप्पणियां कर रहे हैं। शुरुआत जो है पीएल जैन के सवाल के साथ करेंगे। इरिडा के ऊपर इनका प्रश्न आया हुआ है, कह रहे हैं कि सर 800 शेयर ले रखे हैं 274 के भाव पर, क्या करना चाहिए? आज हम देख रहे थे गूगल पे भी ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, खबर कोई नहीं है इरिडा पे, लेकिन इस पर लगातार हर बार जब आप जुड़ते हैं तो बातचीत होती रहती है। 224 के आसपास अभी चल रहा है, 274 पे इन्होंने लिया हुआ है, आज 2.25% के आसपास की गिरावट है। क्या करना चाहिए सर? अभी होल्ड करें, ऐड कर सकते हैं, और क्या आपकी सलाह क्या रहेगी इरिडा को लेकर के? देखिए, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 12-18 महीने का समय दे सकते हैं, तो बिल्कुल एडा होल्ड करना चाहिए। आपको 50 से 70% की अपसाइड मिल जाएगी। बट अगर नजरिया 2 से 3 महीने का है तो स्टॉक डेड कैटेगरी में है और डेड की कैटेगरी में रहना चाहिए। 219 नीचे का सपोर्ट है, 250 252 ऊपर का रेजिस्टेंस है। इसी रेंज के अंदर 4-6 महीने स्पेंड करके बेस बनाएगा, फिर बेस के ब्रेकआउट के बाद इसमें 40-45-50% तक की अपमूव आएगी। तो अगर आप समय दे सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करके चलिए। ट्रेडर्स के लिए अभी फिलहाल ना एडा में कुछ है, ना सरकारी पीएसयू कंपनी में कुछ है। बाकी में तो दबाव बना हुआ है, यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। चलिए, इस बीच अगला प्रश्न आया हुआ है टाटा स्टील को लेकर के। सर, हमारे अगले दर्शक ने पूछा हुआ है ये सवाल, टाटा स्टील, रामवीर ढाकड़ जी का प्रश्न है। कह रहे हैं सर इस गिरावट में टाटा स्टील में एंट्री ले सकते हैं क्या? एंट्री प्राइस क्या होगा? आप भी अगर हम देखें, एक मेटल पैक ही है सर जो थोड़ी सी राहत दिखा रहा है आज की इस गिरावट में। आपसे ओवरऑल मेटल पे राय जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चाइना के अंदर जो है जो बदलाव हुए हैं उसका असर मेटल पैक पे पिछले हफ्ते भर में देखने को मिला है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, इनमें क्या व्यू है आपका, और इनमें से कौन सा ऐसा शेयर है जहां पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? इनका सवाल हालांकि टाटा स्टील को लेकर के है, पर ओवरऑल मेटल पे, क्योंकि आज मेटल पे काफ़ी सारे सवाल हैं तो अलग अलग डिस्कस करना थोड़ा संभव नहीं होगा। आपकी टिप्पणी टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल। देखिए विपुल जी, लास्ट 2 वीक से मैं कहते आ रहा हूँ आपको, दो तरीके से देखना चाहिए इसको। जिंदल के जो बाकी दो शेयर है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मेटल में, और बाकी सारे काउंटर चल रहे हैं। टॉप पिक हमारी जेएसडब्ल्यू स्टील थी, 1050 का हमने टारगेट दिया था, 1060 का हाई बना है, तो हल्की सी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बट ओवरऑल देखें तो मेटल सेक्टर में अभी यहाँ से हमको कम से कम 30 से 40% अपसाइड दिख रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील अगेन रिकमेंडेशन में, वेदांता, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील हमारी टॉप पिक है। टाटा स्टील पे मैं बाई सेल इसलिए नहीं डिस्कस कर पाता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा मैं टाटा स्टील में और रिलायंस में ट्रेड करता हूँ, तो सेबी के नियम के अनुसार मैं बाई सेल पे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ कि टाटा स्टील का अपसाइड में जो रेजिस्टेंस आएगा वो 179 का आएगा। उसके पहले कोई रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है, और 179 निकलता है तो और तेजी स्टॉक में डेवलप होती हुई दिखेगी। बाकी हिंडाल्को, वेदांता और जेएसडब्ल्यू स्टील, इन तीनों स्टॉक्स में हमको यहाँ से कम 20% अपसाइड और आइडियली 30 से 35% की अपसाइड दिख रही है। मेटल अगले 3-4 महीने में बहुत तेज रह सकता है। सेल पर आपकी टिप्पणी रह गई सर, उस पर भी अगर आप प्रकाश डाल दें तो। देखिए, सेल ठीक लग रहा है, लेकिन अगेन पीएसयू सेक्टर में इतनी पिटाई हो रही है तो वो गेहूं के साथ घुल पिसने वाली बात है। तो मैं सेल को अवॉइड करके चलूंगा। आप हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, तीनों के चार्ट कंपेयर टू सेल बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, वहां पे पैसा लगाना चाहिए। ठीक सर। इस बीच आदर्श पांडे जी हैं जिन्होंने 200 रुपये मनी 9 को भेजे हैं, और उनका कहना ये है कि सर अदानी ग्रीन के 60 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इन्होंने 2000 रुपये के भाव पर अदानी ग्रीन में एंट्री ली हुई है। और अभी अगर हम अदानी ग्रीन का भाव देखें तो ये भाव चल रहा है 1805, यानी कि ये आज 4.25% नीचे है। 80 रुपये तो आज ही टूट गया है, और इनकी खरीद 2000 की है, तो 200 रुपये करीब करीब जो है इनको पर शेयर का नुकसान इस समय हो रहा है। नज़रिया इन्होंने मेंशन किया नहीं है हमें कि इनका कितना होगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल अदानी ग्रीन को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या होगी, क्योंकि आज की गिरावट थोड़ी सी गहराती हुई दिखाई दे रही है। पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें तो 3-4% का नेगेटिव रिटर्न ही यहाँ पर देखने को मिला है। एक अच्छी चाल के बाद पिछले 5-6 महीने से कोई खास मोमेंटम नहीं रहा है। देखिए, अदानी ग्रीन में डेली वीकली पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मंथली चार्ट पे जरूर 1700-1740 मेजर सपोर्ट जोन है। बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो 1700 जब तक नहीं टूटता है आप होल्ड कर सकते हैं। अब पैटर्न मंथली चार्ट पे बन रहा है तो हो सकता है 1-2 महीना और लगा दे इसको कंप्लीट करने में, लेकिन जब ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक में हाई लाइकली है कि 2400 तक की अपसाइड मिलेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 1700 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए स्टॉक को, और थोड़ा सा समय दीजिए, 4 से 6 महीने का। हाई लाइकली है कि 2400 रुपए का लेवल मिल सकता है। जी सर, इनका एक और सवाल है यहाँ पर एंजल वन को लेकर के, और एंजल वन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 2570 रुपये के भाव पर। आज काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से जो सेबी के नए नियम आए हैं उसका फ़ायदा
जो है इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर एंजल वन को? अभी क्या सलाह रहेगी आज के इस गिरते बाजार में भी तेज़ी के बाद? देखिए बिल्कुल जी, इस सेक्टर में हम एडेलवाइस और बाकी आईएफएल सिक्योरिटीज, आईएफएल ये रिकमेंड कर रहे हैं। हालांकि एंजल वन में भी पूरा एक ब्रेकआउट था जिसका रीटेस्ट कंप्लीट हुआ है, मंथली चार्ट पे रिवर्सल दे रहा है। तो यहाँ से स्टॉक में 3500 तक की अपसाइड बन सकती है। फिलहाल के लिए अभी इस स्टॉक का बेस कंप्लीट होने में मेरे ख्याल से अभी और कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। तो अगर आपका नजरिया 3 से 6 महीने का है तो एक बार के लिए स्टॉक को प्रिएम्प्टिव लॉन्ग लेके छोड़ सकते हैं 3500 रुपए के व्यू के साथ। और अगर मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो 2-3 हफ्ते और रुकिए। एज एंड व्हेन 2750 के ऊपर सस्टेन करेगा, स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम बनेगा, तो मोमेंटम प्लेयर 2750 के ऊपर घुसे। बाकी जो 3 से 6 महीना स्विंग ट्रेड के लिए या थोड़ा पोजिशनल ट्रेड के लिए वेट कर सकते हैं, वो करंट मार्केट प्राइस से लेके आराम से होल्ड करें। 3500 आने की चांसेस काफी हाई दिख रहे हैं। 3500 आने की चांसेस हैं तो 2500 पे लिया हुआ है तो होल्ड करके रखे ना मेरे ख्याल से। बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, बस थोड़ा नजरिया 6 महीने का कर ले। नज़रिया 6 महीने का अगर बढ़ा करके कर लीजिए सर। आदर्श जी, ये आपके लिए सलाह है, अच्छे प्रॉफिट में है और अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है, तो ठीक ठाक पैसे बन सकते हैं आपके। बने रहिए, धैर्य दिखाना होगा थोड़ा सा आपको। चलिए गणेश जी से बातचीत कर लेते हैं। गणेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? कहाँ से बोल रहे हैं? जयपुर से सर। जयपुर से बोल रहे हैं। चलिए बड़ी अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप, गुलाबी शहर है। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने IRFC ले रखे हैं 166 के भाव से 1100 शेयर। 166 पे ले रखे हैं 1100 शेयर। नज़रिया क्या रखा हुआ है, सोचा हुआ है आपने? 6 महीने से 12 महीने। 6 से 12 महीने, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं आप। रेलवे की भी काफ़ी पिटाई हो गई है, रेलवे पे भी लगातार सवाल हम पूछ ही रहे हैं अंशुल जी से, और अब देखते हैं अंशुल जी के नज़रिए में समय के साथ कुछ परिवर्तन आ रहा है या अभी भी यहाँ पर नकारात्मक जो दबाव बना हुआ है शेयर के अंदर वो अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। 166 13-14 रुपये पर शेयर का नुकसान है, आज भी 2% टूटा हुआ है सर। क्या सलाह रहेगी? एक महीने में 14-15% तो करेक्ट हो चुका है, क्या ये अपने हाई से ठीक ठाक करेक्शन के बाद कुछ एंट्री हो सकती है सर? जो लोग अभी भी होल्ड करके रख रहे हैं, नहीं निकले, नुकसान नहीं बुक किया, क्या करना चाहिए रेलवे में? देखिए क्रॉस द बोर्ड अभी मेरे को रेलवे, डिफेंस और शिपिंग काउंटर में सेलिंग दिख रही है, किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं है। बल्कि रेलवे काउंटर में सारे देख रहा हूँ, IRFC, IRCTC, इरकॉन, TWL, JWL, लगभग सभी में एक फ्लैगिश पैटर्न का ब्रेकडाउन है। मूविंग एवरेजेस नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं। कम से कम यहाँ से 10% की डाउनसाइड तो आराम से मिलेगी और ओवरऑल 20-22% की डाउनसाइड मिल सकती है करंट ऑर्डर लेवल से जो ब्रेकडाउन आ रहा है। तो बाइंग की तो बिल्कुल सलाह नहीं है, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एग्जिट कर लेंगे तो आपको लोअर लेवल पे वापस से एंट्री मिल सकती है अगर करना हो तो। वैसे अभी इन स्टॉक्स में अब बड़ा बेस बनेगा, उसके बाद चलेगा, और बड़ा बेस से मेरा मतलब है कम से कम 2 से 3 साल का बेस। तो फॉल के बाद भी रिवर्सल हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है मुझे। तो निकल जाए सर? बिल्कुल निकल जाना चाहिए, आप जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना आपका लॉस कम रहेगा। निकल जाइए सर, ये सलाह है। हालांकि इस मामले में लोग सवाल पूछते हैं, सुनते सबकी हैं, लेकिन करना वही होता है जो अपने हिसाब से उनका दिल करता है। लेकिन ठीक है, सलाह आपको दे दी गई है तो आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। लेकिन हाँ, अभी के लिए ये है कि नीचे आपको और नीचे मिल सकता है, तो अगर आप चाहें तो एग्जिट कर लें, एक बार के लिए लॉस बुक कर लें। CSC पर अगला प्रश्न हमें भेजा गया है और ये प्रश्न भेजा गया है दीप्ति भारद्वाज जी ने। करें मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। आपका भी स्वागत है दीप्ति जी। करें CSC के 50 शेयर ले रखे हैं 208 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं क्या करें, वेट करें या लॉस बुक कर लें? अगर स्टॉक अच्छा है तो मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ। तो 194 के आसपास चल रहा है, 3-3.5% आज टूट गया है। आज की गिरावट में 208 का भाव पर लिया हुआ है, तो नुकसान सर 10-15 रुपये का ही है। तो एक बार के लिए होल्ड करके वेट करना चाहिए क्या, क्योंकि आज की गिरावट में थोड़ा ज़्यादा गिर गया है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर भी एग्जिट करना चाहिए? देखिए CSC हमने भी अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था, लेकिन मार्केट 4 दिन में इतनी तेजी से पिटा कि हमने 4% का स्टॉप लॉस दिया था, वो ट्रिगर हो गया था। ओवरऑल अभी भी स्टॉक जो बेस से निकलने की कोशिश कर रहा था वापस बेस के अंदर आया है, तो अभी 4 से 6 हफ्ते और समय इसमें स्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट काफी पावरफुल होगी क्योंकि एक बार फेल कर चुका है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में फेल अटेम्प्ट के बाद आएगा तो रिटेलर्स कम पार्टिसिपेशन रहेगा। तो ऊपर में 240-245 तक के टारगेट हमको लग रहे हैं, बट 209 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। फिलहाल के लिए 4 से 6 हफ्ते बेस बना सकता है।
उसके बाद ब्रेकआउट आएगा, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बस समय थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि 3-4 महीने का लगेगा, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जी। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने फिर से मनी नाइन को ध्रुव पाठक जी ने भेजे हैं पैसे 100 रुपये, और इनका सवाल ये है ऑफिस स्पेस को लेकर के। हालांकि ये सवाल हमको आईपीओ सेगमेंट में लेना चाहिए था, लेकिन सवाल गायब हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं हमने आपको पैसे भी भेजे थे तब भी सवाल नहीं लेते हैं आप लोग। तो ऑफिस स्पेस पे सर इनका सवाल है, कह रहे हैं कि आईपीओ के टाइम से पड़े हुए हैं, अभी होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं। 383 के आसपास का मुझे लगता है इशू प्राइस था, 600 से ऊपर का भाव हो आ चुका है। क्या अभी एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें, बने रहें? आपकी सलाह क्या रहेगी ऑफिस को लेकर के सर? 684 का करंट प्राइस है, आज 3% नीचे है। और ए इसका डब्ल्यू एफ आई एस, AWFIS ये हाल की लिस्टिंग है, तो बहुत ज़्यादा चार्ट्स तो अवेलेबल नहीं होंगे जी। और देखिए फिलहाल के लिए ट्रेंड इसका रिवर्स हो गया है, इसको 733 नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ के उसके नीचे बॉक्स बनाया और आज के सेशन में ब्रेकडाउन है। तो मार्केट आज के सेशन में 25,300 280 के पास से बाउंस बैक कर सकता है, तो इन स्टॉक में भी बाउंस बैक आएगा। कहीं भी 715 तक बाउंस बैक आता है तो आपको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। आईपीओ बेस बना के अप मूव कंप्लीट करके टॉप आउट हुआ है, तो हाई लाइकली है कि अगले 3 से 4 महीने में ये स्टॉक 510 520 तक की रेंज में आ सकता है। तो फुल बैक में 715 तक मिलेगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। जी। चलिए, अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिश्रा जी, पी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और ये तो मैं कार्यक्रम के चूंकि बाजार जी जी कार्यक्रम के आगाज़ में ही मुझे बोलना चाहिए था, शुरुआत में ही बोलना चाहिए था, लेकिन जो है दबाव बाजार में इतना बढ़ रहा था कि दिमाग से निकल गई बात। तो सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा पूरे देश पर, हम सब पर बनी रहे, और ये गिरावट का दौर जल्दी बीते। जो लोग नुकसान में हैं उनका पोर्टफोलियो हरे निशान में आए, यही कामना है आप सभी दर्शकों के लिए। जी सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी सर, आपको अंशुल सर को भी बहुत शुभकामनाएं। सर क्वेश्चन मेरा आइनॉक्स विंड पर है सर, 100 जी। शेयर्स है 190 के एवरेज प्राइस पे। तो अभी क्या इसमें गिरावट ज्यादा आ सकती है या बने रहें? और राइट से अगर कुछ बता सकें सर तो। राइट्स पर बता सकें, चलिए राइट्स पर थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि राइट्स के साथ एक दो और रेलवे पर सवाल बहुत सारे आ गए हैं, तो उसके साथ उसको ले लेंगे राइट्स को, और रेलवे पे और टिप्पणी हो जाएगी। एक शेयर पे तो बात हो गई। आइनॉक्स विंड आपने 191 पे लिए हुए हैं, 230 231 का भाव देखने को मिल रहा है, और काफ़ी एक तरफा रैली रही है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं वैसे सर? सर रख सकते हैं साल भर से ज्यादा, लेकिन ये है ज्यादा अगर करेक्शन आने की संभावना हो तो बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, बात भी सही है। 291 पे 191 पे लिए हैं, 231 आ गया है। हालांकि आपने ऊपर के भाव भी देखे हैं, तो थोड़ा सा टीस होती है मन में कि उसी समय निकल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी क्या करना चाहिए वो हम पूछते हैं। सर, ये जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर हैं, फिर से यहाँ पर काफ़ी बातें हो रही हैं। अभी राजस्थान में समिट हुआ, बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं, और फिर से ऐसा लग रहा है कि बाज़ार की स्थिति और माहौल सुधरने के बाद रिन्यूएबल के अंदर जो है अगला जो है मूवमेंट हो सकता है, और आ भी चुका है काफ़ी हद तक। खैर हो सकता है। क्या सलाह रहेगी आइनॉक्स विंड को लेकर के? प्रॉफिट में है लेकिन अब डर रहे हैं थोड़ा सा। देखिए मैं इन स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा यहाँ से बेरिश नहीं हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ा सा जिसको कहते हैं इंटरेस्ट कम हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम एकदम ड्राइड अप है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि ड्राइड अप वॉल्यूम पे ये एकदम से साइलेंट हो गए हैं। नेक्स्ट बाउट ऑफ बाइंग जब आएगी तो स्टॉक्स में 20-22% की अपमूव मिल सकती है। बट मैं स्पेसिफिकली आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रीन, इन्हीं के साथ रहना चाहूंगा। इनके अलावा काउंटर्स मेरे को बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड, ये दो काउंटर कुछ समय कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देंगे, 20-22% चल सकते हैं करंट आउट लेवल से। लेकिन फिलहाल के लिए मोमेंटम मिसिंग है, तो 4-6 हफ्ते कंसोलिडेशन में रह सकता है। इसके अलावा बाकी काउंटर्स में थोड़ी सी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो उनको अवॉइड करूंगा। लेकिन आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड, ये दो आप वॉच लिस्ट में रखिए। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आएगा तो मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक सर। एक सर छोटा शेयर है वोडाफोन आइडिया, इस पर आजकल जो है मोमेंटम काफ़ी, मोमेंटम तो क्या ट्रेंडिंग में बना हुआ है, लोग प्लस माइनस कर रहे हैं, और जो है लगातार सवाल आ रहे हैं। हेमंत रॉय जी कह रहे हैं वोडाफोन आइडिया और संवर्धन मदरसन में से कुछ चुनना हो तो किसको चुनना ज़्यादा बेहतर रहेगा? आपकी राय वो जानना चाहते हैं।
देखिए लास्ट वीक में और उसके लास्ट वीक में भी दो बार मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि जो 2 करोड़ शेयर्स बिरला जी ने खरीदे हैं उसको देख के आप मत खरीद लीजिएगा, क्योंकि उनके लिए 30 करोड़ चना मुरमुरा है, 2 लाख करोड़ की नेटवर्थ पे उनको ग्रासिम का या एबी कैपिटल का डिविडेंड ही वो लॉस पूरा कर देगा। तो आप अपनी हार्ड अर्न मनी ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी में मत डालिए जहां हर क्वार्टर में 3,000 4,000 करोड़ का लॉस भी आ रहा है और कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे कर्जा बढ़ेगा ब्याज की पेमेंट और बढ़ेगी और लॉसेस बढ़ेंगे। तो एनी डे वोडाफोन आइडिया मेरी लिस्ट में कहीं से नहीं आता है, मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा। तब भी मैंने 11 साढ़े 11 रुपए में सेल सजेस्ट किया था 6 रुपए के टारगेट के साथ। अभी वो मुझे 6 रुपए और उसके नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो इसको अवॉइड करके चलना चाहिए। अवॉइड करके चलें, ये फिलहाल के लिए राय निकल करके आती हुई। इस बीच विजय प्रजापति जी हैं और वो कह रहे हैं कि सर एनएचपीसी और आईआरएफसी के टारगेट, आईआरएफसी पे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की है, तो आपके 3 सवाल हैं। आईओसी और एनएचपीसी पर आपकी बात कर लेते हैं। आईओसी और एनएचपीसी पे ये लक्ष्य जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पर, आपकी सलाह क्या रहेगी सर? आईओसी और बीपीसीएल इन सब में आज अच्छी पिटाई है, कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरीके से उछाल देखने को मिला हुआ है उसके चलते। एनएचपीसी चलने को राज़ी नहीं है, ना 90 के नीचे जाता है ना 100 के ऊपर, 92 94 95 96 97 इसी के बीच में घूमता हुआ, ना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं ना टारगेट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आपका व्यू और साथ साथ एनएचपीसी पर क्या करना चाहिए? देखिए एनएचपीसी में 19 सितंबर को लो बना था, उसके बाद से पुल बैक आने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज चला गया, मूविंग एवरेजेस नीचे की तरफ कैचअप कर लिए हैं। आज के सेशन में ऐसा लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है, स्टॉक में 90 रुपए 60 पैसे मेजर सपोर्ट है। इवेंचुअली ये टूटेगा, आज टूट जाएगा कल टूटेगा एक हफ्ते बाद टूटेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इवेंचुअली ये टूटेगा और स्टॉक में नीचे 76 रुपीज तक की डाउन मूव आती हुई दिखेगी। तो इसको तो आप फटाफट एग्जिट करके अपनी कैपिटल खाली कर लीजिए। दूसरा स्टॉक आपने आईओसी पूछा, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे क्लाइंट्स के पास लॉन्ग है 162 के रेट से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं, हमको 240 रुपए तक की अपसाइड दिख रही है 6 से 12 महीने में। अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, बड़ा बेस बना हुआ है, दो अटेम्प्ट फेल कर चुका है ब्रेकआउट का, थर्ड अटेम्प्ट में निकलेगा तो 240 रुपए बहुत जल्दी टेस्ट करेगा, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट के बाद लगभग कोई रिटेलर इसमें नहीं बचेगा, तो बहुत तेजी से 240 रुपए जाएगा। तो इस स्टॉक को आप प्रीएम्प्टिव यहीं ले लीजिए, 183 के ऊपर क्लोज होते ही से मोमेंटम आना स्टार्ट होगा तब और ऐड कर सकते हैं। दोनों केस में 240 रुपए का टारगेट रहेगा। जी चलिए, इस बीच जो है सर सानू खान साहब हैं और खान साहब ने हमें 100 रुपये मनी9 को भेजे हैं। आप लोगों से निवेदन है, कोशिश ये कीजिए कि एक एक सवाल भेजिए, क्योंकि एक साथ 2-3 सवालों पर टिप्पणी मैं खुद पूछ लूँगा जहाँ पर आवश्यकता होगी। सेक्टर पे हम व्यू ले लेते हैं, बाकी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि अब सारे सवालों को लेंगे तो बहुत लोग फिर बाद में नाराज़ होते हैं कि हमारा सवाल नहीं लिया, या फिर जो लोग पैसे भेज रहे हैं क्या उनका ही सवाल लेते हैं। इनका सवाल सर टाटा पावर पे लेते हैं। इनके पास टाटा पावर के शेयर इन्होंने 412 पे इन्होंने लिए हुए हैं 100 शेयर। जानना ही चाह रहे हैं कि अभी इनका 1 साल का नज़रिया है। कैनरा बैंक पे भी अगर आपकी टिप्पणी हो पाए तो CDSL अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ सानू खान साहब, लेकिन टाटा पावर और कैनरा बैंक पे जो है राय दिलाते हैं। टाटा पावर सर, पावर पे लोगों को काफ़ी भरोसा है और चल भी रहे हैं पावर के शेयर, खबरें भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। टाटा पावर की तरफ से भी कई सारे अनाउंसमेंट जो है हाल फिलहाल में हुए हैं, लेकिन बाज़ार सपोर्ट नहीं कर रहा है इस समय। आपकी सलाह क्या होगी? टाटा पावर और कैनरा बैंक, ये दो इनके सवाल को सम्मिलित कर लेते हैं। देखिए टाटा पावर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा, मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में काफी अच्छी क्वांटिटी में हो सकता है, क्योंकि टाटा पावर में 99 डेज का बेस ब्रेकआउट आया था 457 पे, तो हमने वहां पे क्लाइंट्स को अच्छा खासा लॉन्ग कराया था। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर 484 के आसपास कराई है, बट पार्शियल क्वांटिटी होल्ड है और डिप्स पे 450 460 की रेंज में वापस से ऐड करने के लिए कहा गया है, तो लगभग सभी के पोर्टफोलियो में हो सकता है। ऑन दी अपसाइड हमको 540 रुपए स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। 550 570 ये मेजर सपोर्ट जोन है, 457 टू बी प्रिसाइज मेजर सपोर्ट है, 470 से 450 ये पूरा 20 रुपए का अच्छा बाइंग एरिया है। यहाँ पे बाई करके 3 से 6 महीने होल्ड करते हैं तो 3 महीने के अंदर आपको 540, 6 महीने में बड़ा टारगेट मिल सकता है। फिलहाल 540 का लेवल पकड़ के चलिए कि 3 महीने में आ सकता है, तो इसको होल्ड करके चलना चाहिए। दूसरा स्कैन बैंक जी, बैंक में एक पुल बैक आया था 103 के सपोर्ट को जो हमने डिस्कस किया था,
पुल बैक का टारगेट 112 113 था, वहीं से पुल बैक आ रहा है। अब ये अगर पुल बैक में 106 का लेवल होल्ड कर जाता है तो फिर इसका जो स्विंग हाई था 123 124, ये ओपन अप हो जाएगा। तो ये जो करंट डाउन मूव आ रही है इसको वॉच कीजिए। अगर इंडेक्स सपोर्ट पे या रिवर्सल करता है और ये 106 बचा ले जाता है तो हाई लाइकली है कि 124 आ जाएगा। इसमें भी मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में, क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में स्टॉक लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से हमको स्टॉक में काफी अच्छी अपसाइड दिख रही है। बैंक में अच्छा लग क्या रहा है सर आपको? बैंक चल नहीं रहे हैं, लेकिन लोग मतलब पॉजिटिव भी हैं, बैंकों को लेकर के कंसर्न भी जता रहे हैं। छोटे छोटे बैंक हैं उस पर भी जो है काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं। बैंकों पे आपका व्यू जाने उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार के लिए दीपक जी का भी प्रश्न जो है शरीक कर दिया जाए, उसी के साथ ही सवाल लेते हैं। दीपक जी का सवाल, दीपक जी ने भी 100 रुपये भेजे हैं हमें और कह रहे हैं कि हेलो सर, फेडरल बैंक इन्होंने ले रखे हैं 179 के रेट पर और 500 शेयर इनके पास हैं। जेएनके बैंक पर इनके पास हैं 1000 शेयर ले रखे हैं 111 रुपये के भाव पर। आज यहाँ पर भी करेक्शन है बैंकों में भी, फेडरल बैंक, जेएनके बैंक पे नज़रें बहुत लोगों की इस वजह से हैं कि 8 तारीख को चुनाव के नतीजे जम्मू कश्मीर के आएंगे। नतीजों के बाद हो सकता है यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ देखने को मिले। अभी अगर देखें क्या स्थिति देखने को मिल रही है तो जेएनके बैंक में हम देख रहे हैं करीब करीब 102 का लेवल, अब 102 103 के आसपास चल रहा है। फेडरल बैंक पे अगर देखें जरा स्थिति क्या देखने को मिल रही है तो यहाँ पर 193 के आसपास, ये भी 2% नीचे है। क्या स्थिति है बैंकों को लेकर के? आपके व्यू में कुछ परिवर्तन आया है सर? और ये जो छोटे बैंक हैं जो कि 100 सवा 100 रुपये के आसपास चल रहे हैं, इनमें कोई टिप्पणी होगी आपकी? देखिए, मैं छोटे बैंकों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ अपार्ट फ्रॉम कैनरा बैंक, क्योंकि वहाँ बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। और जब भी पीएसयू बैंकों में और इन बैंकों में तेजी आएगी तो कैनरा बैंक सबसे पहले चलता हुआ दिखेगा। बाकी मेरी हमेशा प्रेफरेंस लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक ही रहे हैं, क्योंकि वहीं पे अच्छी मोमेंटम, अच्छी तेजी आती है। बट उनमें ब्रेकआउट्स प्ले करना ज्यादा अच्छा है। फिलहाल के लिए ब्रेकआउट आने के बाद एक्सटेंडेड मूव हो चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई है। पिछले 4 दिन में जो मार्केट में गिरावट आई है उसमें मेजर हिस्सा रिलायंस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का था। तो एक बार के लिए जब ये ओवरसोल्ड हो जाएंगे तब वापस हम कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट प्ले करेंगे। फिलहाल के लिए अवॉइड की लिस्ट में है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की सलाह। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, पीएसयू में या प्राइवेट सेक्टर से हटके जा रहे हैं तो केवल कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है। जी, इस बीच बहुत सारे सवाल सर आजकल छोटे छोटे शेयरों पे आ रहे हैं। जैसे अभी हमने वोडा आइडिया का जिक्र किया, एक सवाल लगातार हमारे पास आ रहा है, वो है जेपी पावर को लेकर के। कई लोगों ने सवाल पूछे हुए हैं और शायद इसी वजह से एनएचपीसी भी चूंकि 100 के नीचे, इस पर भी ज़्यादा सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक तो जेपी पावर पे आपकी टिप्पणी और साथ ही साथ एमडी नायर साहब ने अदानी पावर पे भी सवाल पूछा हुआ है। इनके पास हालांकि ये जो है 670 के भाव पर हैं अदानी पावर के शेयर। तो एक दिग्गज प्राइवेट बैंक का शेयर जो कि 670 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और 635 का भाव है, 30-35 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। आज 3.25% नीचे है अदानी पावर का शेयर। और वहीं दूसरी तरफ जेपी पावर, जो कि कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद ये सुजलॉन जैसी तेज़ी दिखा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले शायद सर्किट इसका खुला है, पर लेकिन तब भी 5% के आसपास की तेज़ी इस गिरावट में भी देखने को मिल रही है। रिलायंस पावर पे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन वो या इस पर भी आप टिप्पणी कर ही दीजिए, लेकिन बजिंग में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो छोटे पावर कंपनियां हैं जिनमें जो उछाल आ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जेपी पावर की अगर हम बात करें, इस गिरते हुए बाजार में भी पिछले 5 दिन के अंदर 15-16% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। बहुत लोग 21, साढ़े 21 तक के टारगेट दे रहे हैं, 20 तो हो ही गया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए, जेपी पावर, जेपी एसोसिएट, ये उन कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जिनको मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। आर पावर या एडीएजी ग्रुप भी उसी में आते हैं, क्योंकि चलने में स्टॉक अपर सर्किट मारते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलती, और जब तक आपको एंट्री मिलती है वहां से लोअर सर्किट मारने लगते हैं। तो अपना हार्ड अर्न मनी है, अच्छी जगह लगाइए, वहां पे प्रॉफिट बनाइए। इन सब स्पेक्युलेटिव पंप एंड डंप काउंटर्स में सिर्फ बचिए। हालांकि सुजलॉन पहले उसी कैटेगरी में था, लेकिन मैनेजमेंट चेंज होने के बाद उसका टर्न अराउंड हुआ है। उसको देखते हुए लोग जेपी ग्रुप में और एडीएजी में भी उतनी तेजी से बाइंग कर रहे हैं, बिना ये जाने कि मैनेजमेंट चेंज का एक बहुत बड़ा हाथ था सुजलॉन के टर्न अराउंड में। तो सुजलॉन वाज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अदानी पावर, जेपी पावर, आर पावर जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। अगर आपके पास हैं तो आप रोज प्रीवियस डे लो का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ट्रेल करते चलिए। फ्रेश बाइंग की बिल्कुल सलाह नहीं रहेगी। वहीं अदानी पावर में फिलहाल बेस अंडर डेवलपमेंट में है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब कि बेस ब्रेकआउट 740 पे आएगा, अब वो रिवाइज होकर 705 के लेवल पे आ चुका है।
तो 705 जैसे निकलेगा अदानी पावर में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए। फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए, 705 रुपये टूटे तो बाई कीजिएगा, या ये लेवल नीचे की तरफ और रिवाइज हो सकता है डाउन द लाइन अगर स्टॉक में थोड़ी और करेक्शन रहती है तो। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पे अप मूव है फिलहाल करेक्टिव ट्रेंड में। जैसे ही खत्म होगा वापस से 900 और 1200 रुपए तक की स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। जी चलिए, इस बीच मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनसे माफ़ी चाहेंगे इतना लंबा इंतज़ार करने के लिए। इरफान साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इरफान साहब सुन पा रहे हैं? ओहो, चले गए लगता है इरफान साहब, लेकिन कोई बात नहीं, इरफान साहब का सवाल हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे और सवाल उनका, ताकि उनकी नाराज़गी थोड़ी सी दूर कर सकें हम। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या अभी एंट्री की जा सकती है? हालांकि ये सवाल भी हम लोग आईपीओ में ही लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन चलिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आईपीओ में दोबारा डिस्कशन में ले आएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि इसको आईपीओ सेगमेंट में लेके जाएंगे। फ्रेश एंट्री की जा सकती है क्या सर? अभी लिस्टिंग भी अच्छी मिली, पैसे अच्छे बने, फ्रेश एंट्री के लिए बहुत लोग अभी भी लालायित हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए मैं बल्कि उल्टा एग्जिट की सलाह दूंगा। अगर आपके पास है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। आईपीओ लो 146 का है, हाई लाइकली है कि स्टॉक उसको तोड़ के एक बार नीचे आएगा। जो पंप हुआ था उसमें जो निकल गए वो ठीक है, जो फंसे हैं अभी उनका डंप आना बाकी है। 146 के नीचे बहुत तेजी से आएगा। आई थिंक ये स्टॉक 120 के आसपास सेटल होगा और वहां पे बड़ा बेस बनाएगा और फिर चलेगा। तो अगर आपका बहुत लंबा नजरिया है जो 2-3 साल 4 साल का, तो होल्ड कर सकते हैं। बट अगले एक साल में ये पहले 120 और उसके बाद 8-9 महीने का बेस बनाता हुआ दिख रहा है। तो मैं तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में नहीं रखा हूँ। अगर आपके पास है तो एक बार किसी भी तरह का बाउंस मिलता है तो एक बार एग्जिट करना चाहिए। और जो फ्रेश एंट्री पर इनका सवाल है? बिल्कुल नहीं, एकदम अवॉइड बिल्कुल करके। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, ये राय आपके लिए निकल के आ रही। तरुण गुज्जर साहब जी ने भी हमें 100 रुपये भेजे हैं और रेणुका शुगर को लेकर के इनका सवाल है। 54 रुपये पे श्री रेणुका शुगर के शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, 730 शेयर इनके पास हैं और ये जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर में इसको मैं कब तक होल्ड करूं। तो अभी अगर हम श्री रेणुका शुगर की बात करें तो करीब 51-52 के आसपास ये शेयर चल रहा है और गुज्जर साहब ने ले रखे हैं करीब करीब 54 रुपये के भाव पर। खबरें सर काफ़ी सारी हैं यहाँ पर, और अभी चावल को लेकर के एक्सपोर्ट कुछ एक सालन कुछ चावल को लेकर के जो है रियायत दी गई है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी रियायतों की बात की जा रही है, काफ़ी सारी रियायतें दी गई हैं एथनॉल से लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के, और उम्मीद की जा रही है कि शायद जो है और भी ज़्यादा रियायत यहाँ पर शुगर एक्सपोर्ट को लेकर के दी जा सकती है। इस मोमेंटम में जो है बीच में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। अब 54 पे लेकर के होल्ड कर रहे हैं, क्या ये शेयर में अभी बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? नज़रिया हमें नहीं पता है। देखिए इसमें 159 डेज का बेस ब्रेकआउट आया था मंडे के सेशन में। ट्यूसडे को और आज के सेशन में विशेष पुल बैक है, और इसकी बड़ी वजह मार्केट फोर्सेस हो सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में भी ऑलमोस्ट अगर मैं हाई से पकड़ूं, मंडे को जो हमने हाई बनाया था, मंडे के हाई से अगर अभी का लो पकड़ूं तो लगभग 850 पॉइंट हम नीचे आ चुके हैं। 850 पॉइंट नीचे आने में अगर स्टॉक 54 से केवल 52 रुपए आया तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करता है। आई थिंक मार्केट जब बाउंस बैक करेगा तो स्टॉक वापस से अपने 56 के 54 के ब्रेकआउट पॉइंट को रिक्लेम करेगा और ऊपर में 65 रुपए तक तो आराम से आता हुआ दिख रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी बाय रिकमेंड किया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 49 क्लोजिंग बेसिस। हमको लग रहा है कि 65 और 74 ये दो टारगेट अगले 3 महीने में आते हुए दिखेंगे। तो अगर थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, 49 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो होल्ड करना चाहिए। मार्केट के पुल बैक में ना सिर्फ ये 54 रिक्लेम होगा बल्कि 65 तक ही आता हुआ दिखेगा। चलिए, तो 65 तक आता हुआ दिखेगा। ये है रेणुका शुगर को लेकर के बातचीत। और अशोक कुमार जी कह रहे हैं आरवीएनएल पे सवाल का उत्तर दे दीजिए प्लीज़। लॉन्ग टर्म का व्यू है, 597 पे ले रखे हैं, 228 शेयर इनके पास हैं। अब आरवीएनएल पे बात हो रही है तो फिर सर राइट्स पे एक सवाल हमारे दर्शक का था, वो रह गया था, तो उस पर भी अगर आपकी टिप्पणी हो जाए, क्योंकि ये वो शेयर हैं, लोग को आपने कितनी बार बोला कि एग्जिट करने के लिए, लोग निकलने को राज़ी नहीं है। बस हाँ, सवाल आते रहते हैं हमारे पास लगातार हर रोज़। तो ठीक है, हमारा जो फ़र्ज़ है उत्तर देने का वो हम देते रहेंगे। 3% आज डाउन है, 508 509 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। इन्होंने 597 पे ले रखे हैं, यानी 90 रुपये पर शेयर का इनको हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए नुकसान। राइट्स की जानकारी हमें है नहीं कि मतलब किस भाव पे लिए थे, पर इन जनरल राइट्स पे आपका व्यू? देखिए आरबीएनएल में एक फ्लैग पैटर्न का गैप के साथ ब्रेकडाउन हुआ है। इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन ऑफ जो सपोर्ट है
वो लेवल है 499 का। इसके नीचे निकलते से स्टॉक में 423 रुपए तक की डाउन मूव आती हुई दिखेगी। मेरी सलाह है, अगेन वही चीज है कि आप जितनी जल्दी निकल जाएंगे इन काउंटर से, अपना समय, अपना पैसा और अपनी मेंटल कैपिटल तीनों बचाएंगे, क्योंकि शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी मेंटल कैपिटल। वो अगर खराब होती है तो आप गलत डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले उसको बचाना जरूरी है। रेलवे, डिफेंस और ये शिपिंग काउंटर से जितनी जल्दी निकल जाएंगे आप उतना अपना पैसा बचा लेंगे। दूसरा में यहाँ पे भी वही दिक्कत है, पीएसयू में पिटाई हो रही है, राइट्स में भी 108 दिन का एक टॉपिंग आउट पैटर्न दिख रहा है। नीचे में स्टॉक बहुत आराम से 285 से लेकर 275 के लेवल टेस्ट कर सकता है। फ्रेश ब्रेकडाउन है, फोर्थ डाउन डे है, 1 से 2 दिन पुल बैक आ सकती है आज से कल में 340 तक, बट उससे ऊपर लग नहीं रहा है। 340 के राउंड एग्जिट करना चाहिए। नीचे में 275 285 की रेंज आराम से आएगी, वहां से बाउंस बैक आ सकता है, बट फ्रेश बाइंग आ जाएगी ऐसा लगता नहीं। चलिए ठीक है सर। इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है मयंक कटपालिया जी की तरफ से। कह रहे हैं कि आप दोनों को ही नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। कह रहे हैं अंशु सर की रिकमेंडेशन पर सुब्रोस मैंने ले रखे हैं, 790 रुपये के भाव पर लिए हैं। होल्ड करें या सेल करें, 1 से 2 महीने का ही नज़रिया है, तो बहुत लंबा नज़रिया नहीं है सर। अभी अगर हम देखें सुब्रोस का भाव तो ये चल रहा है 737 के आसपास, आज 2.25% के आसपास की गिरावट है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर सुब्रोस को लेकर के, और नुकसान में है या नुकसान बुक करें या फिर बने रहें? 790 पे लिया हुआ है सर इन्होंने। देखिए, अगर मेरे कहने पे लिया था तो मेरे कहने पे आपको एग्जिट भी करना चाहिए था। जब मैंने मनी 9 पे डिस्कस किया था कि जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद जैसा मोमेंटम आना चाहिए था वैसा नहीं आया है। आप देखिए पूरा डेड कैटेगरी में स्टॉक 28 अगस्त को ब्रेकआउट मतलब फॉलो थ्रू मिस किया, उसके बाद से एक रेंज के अंदर चल रहा है। ऊपर 800 जाता है, नीचे 745 आता है, इसी रेंज के अंदर चलता है। आज थोड़ा सा उस रेंज के नीचे है, लेकिन जिसको क्वार्टरली वीवैप और 55 डे मूविंग एवरेज दोनों का सपोर्ट मिल रहा है, तो 730 तक ये स्टॉक जब तक है तब तक इसमें कुछ स्ट्रेंथ है। 730 के नीचे क्लोज करने के बाद इसमें करेक्शन स्टार्ट होगा 620 तक, तो 730 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। हो चुका है 1.5 महीना कंसोलिडेट करते हुए, तो शायद ये दिवाली के आसपास चल सकता है, बट 730 के नीचे क्लोज करता है तो मेरी वॉच लिस्ट से भी बाहर चला जाएगा। मेरे क्लाइंट्स एग्जिट कर चुके हैं 4-4.5% का लॉस लेके। अगर आपके पास है तो आप 730 रुपए का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा के होल्ड कीजिए।